नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडीर न्यूज़ पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उदयपुर फाइल्स फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी है। ये फिल्म अब शुक्रवार को थिएटर्स में देखने को नहीं मिलेगी और इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। इस फिल्म पर रोक के लिए कपिल सिब्बल ने पूरी दलीलें दी और उससे पहले यानी ये रोक लगती और आज सुनवाई होती उससे पहले कोर्ट के आदेश पर कपिल सिब्बल और याचिकाकर्ताओं को कल इस फिल्म की स्क्रीनिंग कराई गई थी। उस फिल्म की स्क्रीनिंग के बाद ही कोर्ट ने कहा था कि वो सुनवाई करेगा। लिहाजा आज जब कपिल सिब्बल आए तो अपने तर्कस में कई और नए तीर शामिल करके वो इस फिल्म को रुकवाने के लिए पहुंचे। याचिकाकर्ताओं में जमीयत उलेमा हिंद थे, उसके मौलाना अरशद जो मदनी थे उनका भी प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अगर हम लोग देखें तो एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कई सारी चीज़ें कही। उन्होंने कहा कि ये फिल्म सांप्रदायिक घृणा और विद्रूपण है, यानी ये फिल्म का मुख्य उद्देश्य विशेष समुदाय यानी मुसलमानों को बदनाम करना है, उनके खिलाफ घृणा फैलाना है। उन्होंने कहा मैंने कल फिल्म देखी और मैं स्तब्ध हूँ, जो मैंने देखा वह भयावह है। उनके अनुसार ये फिल्म संपूर्ण समुदाय का विद्रूपण करती है, उन्हें हिंसक, दंगे भड़काने वाले और पड़ोसी देशों में आतंकवादियों के संपर्क में रहने वाले के रूप में चित्रित करती है। उन्होंने इसे सिनेमैटिक बर्बरता बताया और कहा यह कला नहीं है। सिब्बल ने जोर दिया कि भाई फिल्म का कंटेंट, विशेषकर इसका ट्रेलर, सिनेमेटोग्राफ अधिनियम की धारा 5B और फिल्म के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए 1991 के दिशा निर्देशों का घोर उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा ट्रेलर में वही विवादास्पद बयान यानी पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ जो टिप्पणी थी वो शामिल थे और नुपुर शर्मा ने दिए थे, जिनके कारण देशव्यापी सांप्रदायिक अशांति फैली थी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि फिल्म में मुस्लिम धार्मिक नेताओं को नाबालिगों के साथ आपत्तिजनक व्यवहार यानी समलैंगिकता में लिप्त दिखाया गया है, जो एक समुदाय का विकृत और फिल्म में महिलाओं को नीचा दिखाने वाले यौन विकृति वाले दृश्य भी हैं। फिल्म में जो लक्षित समुदाय की एक भी सकारात्मक विशेषता नहीं दिखाई दी। इसमें जावेद की ओर से पेश होते हुए भी ये जो जावेद है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और जो ये बताता है कि किस तरह से इस फिल्म को रिलीज ना होने देने के पीछे असली ताकत क्या थी, क्योंकि फिल्म कैसी बनी, उसका म्यूजिक क्या था, उसकी एक्टिंग क्या थी, उसकी अगर हम लोग स्क्रिप्ट देखें तो वो किस तरह का था, ये तो आप तभी कह सकते हैं जब ये फिल्म रिलीज होगी। हो सकता है कि इसका स्तर बहुत नीचे जाए, लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि जब बाकी सब इस तरह की फिल्में सामने आती हैं जिसमें महिलाओं को नीचे दिखाया जाता है या बहुत सारे दूसरे लोगों को भी यौन विकृति के संबंध बनाते हुए, और बहुत सारे तो हिंदू धर्म के तो बहुत सारे प्रतीकों को इस तरह से उन फिल्मों में दिखाया गया, कभी इस तरह की फिल्म पर रोक के लिए या इस तरह की स्क्रीनिंग का बहुत बड़ा चलन नहीं था। हालांकि इस तरह का हुआ है, कई सारी फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई है, लेकिन लोगों को लग रहा था कि अगर कोर्ट यानी पहले इसमें सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर बहस हुई, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अर्जेंट हियरिंग सुनने से मना कर दिया था। उस दौरान जो वकील थे उन्होंने ये भी कहा कि ये तो फिल्म कल रिलीज हो जाने वाली है, तो उन्होंने कहा कि हो जाने दो। तो इसका अर्थ ये लगाया गया कि सुप्रीम कोर्ट शायद इस फिल्म को रिलीज होने से रोकना नहीं चाहता, लेकिन ये बात मेरिट पे नहीं हुई थी, ये उस सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया था। अब ये हाई कोर्ट में ये बहस चली रही थी। इसका मामला आने के बाद स्क्रीनिंग के लिए कहा ही गया था, स्क्रीनिंग करके देखी गई और उसके बाद कोर्ट ने जो कहा वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कोर्ट ने इस पूरे मसले को रिलीज पर रोक तो लगा दी, लेकिन इसमें 2 चरणों में करीब 4 घंटे तक ये रिलीज इस पर बहस चली और इस पर उन्होंने कहा कि इसके जमीयत उलेमा हिंद इस दायर पुनरीक्षण आवेदन पर केंद्र सरकार द्वारा अंतरिम राहत पर निर्णय लेने तक फिल्म की रिलीज पर रोक रहेगी। यानी जो रोक लगाने का निर्णय है उसकी राहत जो लेनी है वो आपको केंद्र से लेनी है, लेकिन इससे पहले धारा 6 के लिए उनको कोर्ट वहां जाना चाहिए, सरकार के पास। उन्होंने कहा कि सरकार के पास इस तरह की ताकत है कि वो इस फिल्म पर रोक लगा सकती है और उसके लिए उसने 2 दिन का उनको समय भी दिया।
यानी इस पूरी फिल्म के लिए वापस उनको जाना पड़ेगा सरकार के पास। जो गेंद जो बॉल कोर्ट के पाले में आई थी उसको वापस सरकार के पास भेज दिया गया। यानी अगर अब सरकार उसको रोकती है तो भी सरकार के लिए परेशानी हो सकती है, और अगर सरकार उसको रिलीज करने की बात कहती है तो भी जो सरकार के गले में घंटी बंध जाए। ये सीधे तौर पर मतलब इस फिल्म को रोकने के लिए मैंने फिर कहा कि इसकी क्वालिटी पर बात नहीं हो रही कि ये कैसी बनी थी, कैसा म्यूजिक था। इसमें एक ऐसी कहानी को, क्योंकि जो फिल्म का नाम है वो भी आपको मालूम है, पूरा नाम उसका यही है, उदयपुर फाइल्स कन्हैया लाल ट्रेलर मर्डर फिल्म, ये पूरी फिल्म है। और इस पर पूरा सब मैं चूंकि मुझे बता चुका हूं आप लोगों को डिटेल्स में, फिर भी जो निर्माता के साथ 55 कट करने का इसमें लगभग 55 कट हुए हैं, लेकिन इसमें बड़ी बात थी कि जिस तरह से ट्रेलर का या टीजर जो वर्जन किया गया था उसमें जो कट किए गए थे, यानी जिनको निकाल दिया गया था उसमें से कुछ को उसमें जोड़ दिया गया जो बिना प्रमाणन के था, मतलब जिसका उन्होंने क्लैरिटी वो नहीं ली थी, उसकी क्लियरेंस नहीं थी, उस सब को रिलीज किया गया था। और उस वक्त सिब्बल ने कहा कि जो इस पर नुकसान होना था वो हो चुका, यानी जो निर्णय था जो जितनी उनको दिक्कत होनी थी वो हो चुकी, लिहाजा अब इसको रोक दिया जाना चाहिए। तो कोर्ट ने इसको सरकार के पास भेज दिया। दरअसल ये फिल्म पूरे तौर पर ये बताती है कि आखिर वो जो साजिश रची गई थी वो कितनी बड़ी थी। जो इसमें सबसे अहम बात यह है कि इसमें जो याचिका दायर की थी, जिसकी तरफ से कपिल सिब्बल भी अपीयर हो रहे थे, उसमें है कि ये जो आपको मालूम है कि इसका मर्डर हो गया था 28 जून 2022 को। दुकान पर पहुंचा मोहम्मद रियाज अटारी और गौस मोहम्मद नामक 2 हत्यारों ने बेरहमी से हत्या की थी, और इस घटना उन्होंने इसका वीडियो बना के ऑनलाइन पोस्ट किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धमकी दी थी। उन्होंने दावा वही किया था कि यह हत्या नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए विवादित बयानों का समर्थन करने वाली सोशल पोस्ट के जवाब में की गई। याद होगा उसको लेकर पोस्ट को अलग अलग शहरों में भारी भीड़ सड़कों पर उतरी थी। वो भीड़ का डर, वो भीड़ का खौफ, और उस भीड़ में से ही, उसी भीड़ के, इतनी बड़ी भीड़ के सड़कों पर इतनी वायलेंस जो नारेबाजी थी उसको करने के बाद इस तरह से 2 लड़के निकलते हैं और उसके बाद वो कत्ल करते हैं, वीडियो बनाते हैं। अब इन पर इसमें 11 लोगों को एनआईए ने इसकी जांच की थी, 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था, यूएपीए भी लगाया गया था और गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम। जिन 11 लोगों को शामिल किया गया था उसमें से मोहम्मद रियाज अटारी जिसने हत्या को अंजाम दिया, मोहम्मद गोश जिसने हत्या को अंजाम दिया, मोहसिन खान, आरिफ हुसैन, मोहम्मद मोहसिन, वसीम अली, फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला, मोहम्मद जावेद और मुस्लिम खान, इन सब पर आईपीसी की धारा 302, आईपीसी की धारा 452 और धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच में दुश्मनी को बढ़ावा देना। मैं इसलिए पढ़ रहा हूं ये कि आप ये गौर कर सके, कपिल सिब्बल जो दलील दे रहे थे वो सब दलीलों का जवाब इनके खिलाफ लगी जो धाराएं हैं वो देती हैं कि आपराधिक साजिश रची गई, धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण कृत्य किया गया। ये सब किसने किया? चूंकि जो सड़कों पर हजारों की भीड़ उतर कर जो नारे लगा रही थी, क्या वो कानून का पालन कर रही थी? क्या वो ये बता रही थी कि वो जो है किसी विरोध करने वाले के खिलाफ कोर्ट में जाके उसके खिलाफ एक्शन लेगी? वो सर तन से जुदा के नारे लगा रही थी। वो भीड़ के नारे आप जाकर देख सकते हैं। उस वक्त शायद कोर्टों को याद नहीं रहता, क्योंकि उनको मालूम है इसका क्या मतलब हो सकता है, वो जानते हैं। और इसीलिए लोगों को ये बहुत ज्यादा, क्योंकि हम लोगों ने जब सुबह इस पे वीडियो बनाया था तो ज्यादातर का टोन यही था कि कोर्ट्स में आपको कुछ नहीं मिलने वाला, कोर्ट्स में इसके खिलाफ ही होगा, यानी फिल्म रिलीज नहीं होगी। मुझे नहीं पता, मैं फिर कह रहा हूं कि फिल्म का क्वालिटी क्या है ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अब मोहम्मद
आप ये सोचिए, जो आदमी कत्ल में जिस पे इतनी धाराएं लगी हुई हैं, वो फिल्म को रुकवाने के लिए इसलिए आया है कि साहब इससे दिक्कतें पेश आ सकती हैं। और उसने कन्हैया लाल की साजिश में मोहम्मद जावेद मुख्य आरोपी है, साजिश रखने वालों में। उसने कन्हैया जावेद ने, जो लिखा गया है मैं वो बता रहा हूं, एनआईए के अनुसार जावेद ने कन्हैया लाल की दुकान की रेकी की थी, रियाज और उनको ये मैं सुबह बता चुका, और इसको जमानत मिल चुकी थी। कन्हैया लाल के बेटे ने इसकी जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी। याचिका में तर्क दिया था कि जावेद ने रेकी की थी और चल रहे मुकदमे में वो गवाहों को प्रभावित कर सकता है, खासकर जब गवाहों की गवाही अभी दर्ज की जा रही हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया था। इस मामले में एक और आरोपी, वो भी जमानत पर है, उसके फरहाद पे आर्म एक्स का है, उसके पास, उसने कहा उसके पास जो तलवार मिली थी, उसके वकील ने कहा वो कुंद थी और कोई हथियार नहीं मिला। अब ये जो है मोहम्मद जावेद ने ही कन्हैया लाल ट्रेलर मर्डर फिल्म पर रोक के लिए याचिका दी थी। याचिका का आधार सुनिए। उसने कहा था फिल्म की रिलीज से उस पर चल रहे मुकदमे पर बुरा असर पड़ेगा और उसे निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार नहीं मिलेगा। निष्पक्ष कत्ल के अधिकार है, आप निष्पक्ष वीडियो रिलीज कर सकते हैं, लेकिन निष्पक्ष सुनवाई के चलते आप फिल्म रिलीज नहीं कर सकते, ये कहता है। उसने फिल्म को सांप्रदायिक रूप से भड़काने वाला बताया। आप ये सोचिए तो कि इस आदमी की याचिका को स्वीकार करते हुए जज सोच क्या रहे थे। जो शख्स इतनी कत्ल की इतनी विभत्स वारदात को अंजाम देने वाला है, जिसने उस अंजाम देने के लिए सारी तैयारियां की है, वो शख्स ये कह रहा है सांप्रदायिक आधार पर इस पर तनाव हो सकता है। मैं ये कह रहा कि ये याचिका स्वीकार किन शब्दों पे की जा रही है वो जरूरी है। कि उसका मानना था फिल्म आरोपियों को दोषी के रूप में चिढ़ती थी, ऐसे तो एक भी फिल्म नहीं बन सकती, आरुषि भी नहीं बननी चाहिए थी। मुकदमे चल रहे हैं, बहुत सारी फिल्मों के हैं, तब ऐसा क्यों होता है? मुंबई बम कांड पे बनी फिल्म कैसे बन गई? उसमें तो अभी भी बहुत सारे लोग जो फरार हैं उनके मुकदमे बाकी हैं। दरअसल ये सब चीजें एक तैयारी पर मैं बात कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार किया था कि भाई तत्काल, और कहा था कि फिल्म रिलीज हो सकती है, यानी घर में वापस आएगा तब होंगे। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पे बाकायदा सुनवाई की। जावेद और जमीयत उलमा को केंद्रीय सरकार से संपर्क करने, अपनी समीक्षा याचिका दायर करने का निर्देश दिया। जब तक सरकार अंतिम राहत के लिए उनके आवेदन पर फैसला नहीं कर लेती, तब तक इस फिल्म की रिलीज रुकी रहेगी। ये जो है फिल्म की रिलीज नहीं होगी। और इसी के बाद मुझे लगता है कि 8 जुलाई, जो कि जुलाई में ही ये कहा गया था कि इस फिल्म की रिलीज होगी, तब से ये यहाँ आ चुका था। ये घटनाक्रम दिखाता है कि कन्हैया लाल की फिल्म को कितने उस पर देखा जा सकता है। तो आज कपिल सिब्बल 2 ऐसे मामलों में पेश हुए और दोनों मामलों में मुझे लगता है कि कोर्ट्स को उनकी दलीलें पसंद आई। कोर्ट को दूसरा मामला भी आपको मालूम होगा, उसमें भी वो खुद खड़े हुए। और वो कौन सा मामला था? वो ये था जिसमें कल पटना की सड़कों पर किस तरह से जो प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद आज अदालती लड़ाई लड़ी गई। बहुत सारे लोग उसको अलग अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि साहब ये जिस तरह से ये सरकार के खिलाफ फैसला दिया गया है और इसमें ये प्रदर्शन जो है, मतलब ये सरकार को रोक लगी है और ये एक बड़ी चोट है। लेकिन अगर इसको दूसरे तरीके से देखा जाए तो चुनाव आयोग को पूरे देश में इस तरह का सर्वे करने की छूट मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कहा है कि आप नागरिकता नहीं जांच कर सकते, आपको ये राइट नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि 326 के तहत आपको ये सब करने का राइट है, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो वो बाकी राज्यों में भी कर सकता है। एक दूसरा उनका ये कहना था कि जो आप जिस तरह से आप ये सब कर रहे हैं कि साहब इतने कम समय में, तो इसकी क्या ज़रूरत थी। अब ये बात कोर्ट ने क्यों कही है, ये बात देखने की ज़रूरत है, क्योंकि कितने संसाधनों का इस्तेमाल किया गया, कितने लोगों को इसमें इस्तेमाल किया गया है, ये बात तो नहीं हुई। क्या ये सरकार ये कर सकता है या नहीं, ये भी नहीं हुआ। लेकिन आप इतनी जल्दी क्यों करना चाहते हैं, ये जरूर सवाल हुआ, जबकि साफ तौर पर 326 में कहा गया कोई भी गैर भारतीय वोट नहीं डाल सकता।
तो बात नागरिकता की नहीं है। बात यह है कि किसी तरह से जो 2003 से अब तक 22 साल गुजर चुके हैं, इस दौरान कितनी चीज़ें बदल चुकी होंगी। जो लोग 18 साल से ऊपर हैं, उनके वोट बनने होते हैं और उसमें जेन्युइन वोटर्स को भी देखने का राइट उसका हो सकता है। कम से कम इस मामले से तो अभी तो इस पर सुनवाई होगी, 26 को सुनवाई होगी, क्योंकि कोर्ट ने अभी उसमें कहा है कि वो आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी को क्यों नहीं शामिल कर रहे। इस पर बाकायदा हलफनामा मांगा, हालांकि उसने मना किया है, अभी उसने माना नहीं है, लेकिन ये जरूर बता रहा है कि इस मामले में कुछ दोनों तरफ से अपने अपने लिए वो फायदा बता सकते हैं। यानी दोनों, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो मतलब इंडी गठबंधन हो, और चाहे वो चुनाव आयोग हो, क्योंकि चुनाव आयोग इसमें पार्टी था। चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कई सारी चीजें बताने की कोशिश की उसके वकील ने, लेकिन चीफ जो जस्टिस थे, जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, उनका सीधे तौर पर यही कहना था कि आपको ये अब कराने की क्या जरूरत थी। यानी इस समय जब आपका समय कम है, उस समय ये कराने की जरूरत क्या थी। और यही बात लगातार वो तमाम लोग कह रहे थे। मुझे लगता है कि उसके बावजूद चुनाव आयोग को कुछ चीजों में सफलता मिली है, क्योंकि बंगाल और असम में इससे बड़ी लड़ाई हो सकती थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि ये तो जारी रहेगा, काम तो जारी रहेगा, तो जो एक मुद्दा बन सकता था, मुझे लगता है मुद्दा तो चला गया विपक्ष के हाथ से। अब उसको विपक्ष मुद्दे के तौर पर तो भुना नहीं पाएगा। और इस पर लोकतंत्र का, चूंकि कोर्ट ने कहा कि मसला लोकतंत्र के मूल और मतदान के अधिकार से जुड़ा है, इसलिए जो 11 दस्तावेज हैं उनको लेके उन्होंने कई सारे सवाल पूछे। आज ये काफी तीखे सवाल भी थे जिनको वो कहें। और अब ये 28 जुलाई को, माफ कीजिए मैं 26 कह रहा था, ये 28 जुलाई को सुनवाई होगी। और उस समय मतलब अभी तो उसने कोई आदेश नहीं दिया, उसको कहा है कि इनको विचार कर सकता है। आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने ये जो है फैसला दिया था। फिर 28 को वो फिर सुनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भाई 28 जुलाई की तारीख हम इसलिए तय कर रहे हैं क्योंकि आपके उसमें शेड्यूल तारीख में 1 अगस्त की तारीख तय है, यानी पब्लिशिंग की तारीख है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई सिर्फ 3 दस्तावेजों पर भी विचार करने होगा। कोई निर्देश नहीं दिया कि अगर चुनाव आयोग इन दस्तावेजों को सही नहीं पाता या उसमें कोई कमी दिखती है तो उसे कारण बताते हुए नकार सकता है, यानी फिर अदालती प्रोसेस में आइए। क्योंकि 11 के लिए भी यही बात हो सकती थी कि भाई नकार सकते हैं वो सब। अब इन तीनों में जो ज़्यादातर फर्जी सबसे ज़्यादा इस देश में आधार कार्ड है। मैंने सुबह आपको बताया था कि किस तरह से सीमांचल में किस अलग अलग उसमें आधार कार्ड की संख्या मूल जनसंख्या से भी ज़्यादा है, यानी इतनी मात्रा में नकली आधार कार्ड बने हुए हैं। याचिका में आपको मालूम है जो सांसद मनोज झा, महुआ मोइत्रा, योगेंद्र यादव और तमाम लोग थे, लेकिन पीठ ने याचिकाकर्ताओं की दलील को नकार दिया। उन्होंने कहा कि भाई और सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत जगह ये चलाया जा रहा है, एक पूरा सिस्टम ये चला रहा है कि साहब इन्होंने रोक नहीं लगाने की मांग नहीं की थी, इसीलिए कोर्ट ने कहा कि हम इसलिए रोक नहीं लगा रहे इस पर क्योंकि आपने मांग नहीं की। जबकि आप ये देखेंगे लगातार वो यही तो मांग कर रहे हैं कि इस पर रोक लगनी चाहिए, इसके अलावा वो क्या मांग कर रहे हैं। तो स्टे तो दिया नहीं। और दूसरा जिस पर मैंने डिटेल से अपने वीडियो में चर्चा की थी कि जो मुद्दा ढूंढने की कवायद थी वो भी विपक्ष की फेल हो गई, क्योंकि अगर ये सर्वे जारी रहेगा तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहे, फिर इसके खिलाफ आप क्या कर सकते हैं। और चुनाव आयोग इस पर हर वक्त हर समय अपडेट दे रहा है कि 57% से ज्यादा भरे हुए फॉर्म मिल चुके हैं, यानी ये एक बड़ी उसको कामयाबी की तरफ ले जा रहा है। लेकिन कोर्ट ने इसमें कुछ चीजें जरूर जोड़ दी हैं और ये उसने कहा कि संविधान का नियम है, उसे कर सकता है। इसके अलावा इस पर उन्होंने सवाल उठाया। बस प्रक्रिया में सबसे बड़ा जो कोर्ट को परेशानी थी, कोर्ट का कहना यह था कि चुनाव आयोग नागरिकता तय नहीं कर सकता, ये काम गृह मंत्रालय का है। और समय पर मैं आपको बता चुका कि वो कह रहा है कि नवंबर में चुनाव होने, अब समय कम है, लिहाजा आपको क्या सभी लोगों को अपनी बात रखने और अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करने का मौका मिलेगा।
आयोग ने तो साफ कहा कि कोई भी मतदाता, वास्तविक मतदाता छूटेगा नहीं। चुनाव आयोग घर घर जाकर हस्ताक्षरित फॉर्म एकत्र करेगा, सभी को सुनवाई का मौका दिया जाएगा। इस काम में 1 लाख बीएलओ लगे हैं, जबकि करीब 1.5 लाख बीएलओ यानी जो राजनीतिक पार्टियों के बूथ एजेंट हैं वो भी जबकि करीब वो भी लगे हुए हैं। चुनाव आयोग के कर्मचारी फॉर्म वेबसाइट पर अपलोड करेंगे और ये काम चुनाव आयोग का है, वही कर रहा है। जो उनके वकील है उन्होंने ये कहा। 11 दस्तावेजों की स्थिति पर उन्होंने कहा ये दस्तावेज संपूर्ण नहीं है बल्कि सांकेतिक है, कोई और भी पेश कर सकता है। यानी उस बात को उन्होंने कहा, आयोग की इस दलील को कोर्ट ने पकड़ लिया, बस कोर्ट ने यहीं से पकड़ लिया। कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब है कि चुनाव आयोग आधार पर भी विचार करेगा। द्विवेदी जो राकेश द्विवेदी जो उनकी तरफ से खड़े थे, उन्होंने कहा कि हर दस्तावेज का अलग मतलब और मायने होता है। आधार सिर्फ लोगों की पहचान के लिए है, वह नागरिकता या निवास प्रमाण पत्र नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने ये अंतरिम आदेश जारी किए। तो मुझे लगता है कि कल की कवायद, जो सारी रैली, जो सारा धरना प्रदर्शन, वो कोर्ट के इस फैसले से फिलहाल तो बिल्कुल जाया होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि और इशू पर आप खड़े करने की तैयारी में नहीं है। आपके पास महंगाई के इश्यूज या तमाम इशू आप कई बार आजमा कर देख चुके, जनता उनसे अलग खड़ी दिखती है। तो ये जो बिहार में जो एक पूरी तैयारी हो रही है, ये कई राज्यों का पहला प्लेग्राउंड है या पहला बैटल ग्राउंड है, ये भी कह सकते हैं। चाहे वो टीएमसी के लिए हो, चाहे वो आसाम कांग्रेस के लिए हो, वो कोर्ट की इस कार्रवाई पर पूरी ताकत के साथ इंडी गठबंधन के साथ खड़े, साथ ही साथ वो नजर रखे आगे आने वाली तैयारियां कर रहे हैं। अब मुझे लगता है कि चूंकि कल हम लोगों ने खुद ही देखा कि जिस तरह से इंडी गठबंधन में मंच पर, यानी वो जो ट्रक जिस पर यात्रा में राहुल गांधी शामिल थे, उस पर जिस तरह से चढ़ने के लिए पप्पू यादव और कन्हैया को हटाया गया, अब वो भी राजनीति वहाँ पूरी तरह से आगे बढ़ती जा रही है। तो उसके क्या रूप होंगे वो भी हम लोग आने समय तक बात करते रहेंगे। तो इस पर अब मुझे लगता है कि आज के लिए चूंकि इतना ही हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल से आपको बता चुके थे, इसीलिए मैं इस वीडियो को अभी यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको कोई बदलाव की लगता है या कोई सहयोग के लिए आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसका बहुत बहुत स्वागत है। आप मेल कर सकते हैं या हमको इस पर हमारे उसमें लिख सकते हैं पोस्ट पर। मैं हर एक पोस्ट पर लिखे गए तमाम उसका जवाब देता हूँ। नमस्कार।